हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 सोशियोलॉजी। और वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, वेस्टर्न थिंकर्स में से हम आज शुरू करने जा रहे हैं मैक्स वेबर के बारे में। अब हमने इससे पहले क्या देखा, कार्ल मार्क्स के बारे में देखा, एमिले दुर्खाइम के बारे में देखा, बट दोनों ही कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ ज़्यादा हैं, सोसाइटी की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट मैक्स वेबर सिंपली बोलते हैं कि भाई इंडिविजुअल भी तो इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा इंडिविजुअल पे भी तो ध्यान दो। तो बोलते हैं कि सोसाइटी इंडिविजुअल्स नहीं बनाती, इंडिविजुअल्स सोसाइटी बनाते हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन इंडिविजुअल, उनके थॉट्स, उनके पर्सपेक्टिव। ऑल्दो ये जो वेबर थे, वेबर की लाइफ काफ़ी मुश्किलों भरी रही थी। मेंटल हेल्थ उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, फिजिकल हेल्थ, उनको हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज थे। स्टिल उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारा काम किया, और उनका काम की सराहना आज हम सब करते हैं। सो मैक्स वेबर वॉज बॉर्न ऑन 21 अप्रैल 1864 में। कहाँ पे? एरफर्ट में उनका जन्म हुआ था, एरफर्ट जर्मनी। और प्रूशियन फैमिली में उनके फादर मजिस्ट्रेट थे, पॉलिटिशियन भी थे, जो एक हु वॉज एन आर्डेंट मोनार्किस्ट एंड फॉलोवर ऑफ बिस्मार्क। बिस्मार्क के फॉलोवर थे। बिस्मार्क जर्मन का किंग था, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है ये। उनकी मदर एक डिस्टिंग्विश्ड लिबरल फैमिली से थी, फ्रॉम हेडलबर्ग। अब 1882 में वो हेडलबर्ग चले जाते हैं लॉ पढ़ने के लिए। अब 1882 से 84 से 84 नहीं, 82 से 84 होना चाहिए ये। तब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन एंड बर्लिन। 1889 में उन्होंने अपनी डॉक्टरल जो डिजर्शन थी वो सबमिट करी। क्या, किस चीज़ पे थीसिस करी थी उन्होंने? अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक कंट्रीब्यूशन था हिस्ट्री का ऑफ मिडिवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस ये थीसिस उन्होंने अपनी सबमिट करवाई थी। 1891 में उन्होंने अपनी हैबिलिटेशन थीसिस सबमिट करवाई, जिसके अंदर उनको एक टीचर उन्होंने अपने आप को बोला ऑन रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। 1893 में उनकी शादी होती है मैरियन स्नेटजर से। 94 से 96 वो प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं इकोनॉमिक्स के, पहले फ्रेडबर्ग में और उसके बाद हेडलबर्ग में। फिर 1897 से लेकर के 1901 तक उनको एक बहुत ही तकड़ा नर्वस ब्रेकडाउन होता है और वो काफ़ी दिनों तक बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं कर पाते और रोम की तरफ चले जाते हैं। 1901 में 4 साल के बाद बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत अपने आप को अपनी बॉडी पे कंट्रोल करके उन्होंने वापस से अपना काम करना शुरू कर दिया। 1903 में वो एसोसिएट एडिटर बनते हैं ऑफ द जर्नल आर्चीव्स ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल वेलफेयर। 1904 में यूएसए ट्रैवल करेंगे, पब्लिश करेंगे इनकी मोस्ट फेमस बुक, सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई है, उनकी जो भी स्टडी है वो है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इनफैक्ट आज तक की जो जितनी भी थीसिस हुई है ना, इसको बेस्ट थीसिस का अवार्ड कई बार मिला है। इन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ बोली थी इस बुक में। एक इन्होंने जो थीसिस करी थी, उन्होंने सिंपली ये बताया था कि अमीर बनना है या गरीब बनना है वो आपको आपका धर्म सिखाता है। जैसे उन्होंने बोला था कि क्रिश्चियनिटी 2 टाइप की होती है, एक तो कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं। कैथोलिक कौन? जो पुराने वाले। पर धीरे धीरे क्या हुआ था कि कैथोलिसिज्म में करप्शन आना शुरू हो गया था। तो कैल्विन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना ही क्रिश्चियनिटी शुरू किया, दैट वाज प्रोटेस्टेंट वाला क्रिश्चियनिटी। कि उसमें बोला कि हम क्यों दे भाई, जो चर्च के फादर वगैरह हैं या चर्च के जो भी प्रिस्ट हैं, उन्हें पैसे क्यों दें हम अपने पाप धोने के लिए? ऐसे ये तो कोई लॉजिक ही नहीं होता ना। तो उन्होंने ये लॉजिकलेस बातें छोड़ के प्रोटेस्टेंट धर्म शुरू किया और उन्होंने कहा इस धर्म में ही ये लिखा है कि आपको अमीर बनना चाहिए या आपको ऐसे काम करने चाहिए जो आपको अमीर बनने में हेल्प करें। सो दिस इज व्हाट द रिलीजियन टीचेस अस। तो दैट्स वाई जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, प्रोटेस्टेंट कैथोलिज्म के लोग हैं, वो ज़्यादा अमीर होते हैं। तो बहुत बढ़िया स्टडी, बेहतरीन तरीके से उन्होंने लिखा था ये। हिंदुइज्म वगैरह के बारे में भी लिखा था, बट हाँ ठीक है, अभी 11th में हमारे कोर्स में इतना सब कुछ नहीं है। 1918 में ये एक स्पेशली क्रिएटेड चेयर इन सोशलॉजी एट वियना में हिस्सा लेते हैं। 1919 में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स बनते हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक और 1920 में इनकी डेथ हो जाती है।
अब ऑलमोस्ट जो उनके मेजर वर्क्स थे जिनकी वजह से वो फेमस हुए, उनको ट्रांसलेट किया गया और पब्लिश किया गया बुक में उनकी डेथ के बाद। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें थी? सबसे पहली तो ये सबसे फेमस बुक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म फ्रॉम मैक्स वेबर। उसके अलावा एसेज इन सोशियोलॉजी, उसके अलावा मैक्स वेबर ऑन मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। फिर रिलीजन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत फेमस बुक है। इन्होंने हिंदुज़्म पे, इंडिया के रिलीजन पे बहुत स्टडी किया था। उन्होंने ये बोला था कि हिंदुइज्म जो होता है ना, वहाँ पे वो ऐसा अमीर बनना नहीं सिखाते, वहाँ पे वो कर्म प्रधान है, वो सिर्फ वर्क पे फोकस करते हैं, वो एक्यूमुलेशन पे, धन कमाने पे फोकस ही नहीं करते। फिर इकोनॉमी एंड सोसाइटी के 3 वॉल्यूम्स रिलीज हुए। तो ये बेसिक ब्यौरा था हमारे मैक्स वेबर जी का। अब मैक्स वेबर अब भी वन ऑफ द लीडिंग सोशल थिंकर्स में माने जाते हैं अपने टाइम के। बहुत ही लॉन्ग पीरियड में उनको फिजिकल मेंटल इल हेल्थ रही थी उनकी, फिर भी वो एक बहुत बढ़िया लिगेसी ऑफ सोशोलॉजिकल राइटिंग हम सबके लिए छोड़ के जाते हैं। उन्होंने एक्सटेंसिवली लिखा बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे और फोकस किया किस पे? डेवलपिंग एन इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी मतलब जो भी उन्होंने बोला समाज में जो भी काम हो रहा है ना, उसको उन्होंने संबोधित किया टर्म सोशल एक्शन से। और उन्होंने बोला कि सोशलॉजी में हम बजाय दुनिया भर की चीज़ें देखने के, हम उस सोशल एक्शन का इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, तब हम सोशलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके अलावा अनदर मेजर जो कंसर्न था वेबर का वॉज द प्रोसेस ऑफ रैशनलिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विद दिस प्रोसेस। तो उन्होंने सिंपल मॉडर्न सोसाइटी की बात करी, किस तरीके से वो वर्क करती है। बेसिकली इनका जो भी सब था ना, एक्शन ओरिएंटेड, इंडिविजुअल ओरिएंटेड, इंडिविजुअल क्या एक्शंस ले रहा है, इन सब के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। अब मैक्स वेबर एंड इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, क्या बोला था इन्होंने? ही आर्ग्यूड दैट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंसेज वाज टू डेवलप एन इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। उन्होंने कहा सोशलॉजी में और कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ ये एक सिंपल सी लाइन है कि आपको नॉर्मली बस सोशल एक्शन जो हो रहा है ना, उसका इंटरप्रिटेशन निकालना है। और these sciences were thus very different from natural science which aim to discover the objective laws of nature governing the physical world। उन्होंने कहा बट ये जो साइंस होती है ना, ये हमारी नॉर्मल साइंस से तो बहुत अलग होगी। क्यों अलग होगी भाई? क्योंकि आप ये देखो, नॉर्मल साइंस में तो आप क्या लॉ ऑफ नेचर ढूंढ रहे हो, बट ये नेचुरल साइंस से डिफरेंट इसलिए क्योंकि हम सोशल एक्शन देख रहे हैं। अब सिंस जो सेंट्रल कंसर्न है सोशल साइंसेस का, वो है सोशल एक्शन देखना, और सोशल एक्शन में कौन इन्वॉल्व होते हैं? ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं। नेचर में कौन? मैटर इन्वॉल्व है, बट सोशल एक्शन में पूरा का पूरा ह्यूमन इन्वॉल्व है। सो ह्यूमन एक्शन में क्या होगा? मीनिंग सब्जेक्टिव हो जाते हैं। 2 टर्म होती है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कौन? जो आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग। ऑब्जेक्टिव कौन? जो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। अगर मैं बोलूँ सन, सूरज, तो सन आपके लिए भी सन है, मेरे लिए भी सन है। लेकिन मैं बोलूँ सन की चमक, तो सन की चमक से आप कुछ और समझ सकते हो, मैं कुछ और। तो सन की चमक सब्जेक्टिव हो गई, बट सन खुद ऑब्जेक्टिव हो गया। तो बोले इसीलिए हम इसको नेचुरल साइंस से क्यों अलग बोलेंगे, क्योंकि नेचुरल साइंस में सब चीज़ बहुत क्लियर है, लेकिन जो ह्यूमन वाली साइंस आती है ना, उसमें सब कुछ बहुत क्लियर हो ही नहीं सकता है। उसके अंदर सब्जेक्टिव मैटर्स आएंगे, सब्जेक्टिव कंसर्न्स आएंगे। अब जो मेथड है इंक्वायरी का, द मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑफ सोशल साइंस ऑल्सो हैड टू बी डिफरेंट। तो उन्होंने कहा कि मेथड ऑफ इंक्वायरी भी डिफरेंट होना चाहिए। नेचुरल साइंस में जैसे आप इंक्वायरी करते हो, आप इसमें नहीं कर सकते हो। वेबर के लिए सोशल एक्शन इंक्लूडेड ऑल ह्यूमन बिहेवियर दैट वाज मीनिंगफुल, दैट इज एक्शन टू विच एक्टर अटैच्ड अ मीनिंग। सो वो बोलते हैं सोशल एक्शन बेसिकली है क्या? जो पहला पॉइंट वो सोशल एक्शन के बारे में बताते हैं कि वो एक ऐसा एक्शन है जिस एक्शन के पीछे जो भी वो काम कर रहा है उसका कोई ना कोई मीनिंग अटैच है। यानी कि वो बोल रहे हैं समाज में जो भी इंडिविजुअल कोई भी एक्शन करेगा, वो उसके साथ कुछ ना कुछ थॉट लेके वो एक्शन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं शॉप पे गई और मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, तो उस कोल्ड ड्रिंक खरीदने के पीछे मेरा कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर अटैच होगा। या तो मुझे पीनी होगी या मेहमानों को पिलानी होगी। वो घर में मेहमान आए होंगे, पीछे के दरवाजे से मम्मी ने कहा होगा जल्दी जल्दी दूसरी कोल्ड ड्रिंक लेके आ। तो कुछ ना कुछ मेरे एक्शन के पीछे मीनिंग अटैच होता है। सो इन स्टडिंग सोशल साइंस, ये जरूर लिखना आप अपने आंसर में कि एक्टर अटैच्ड इट्स मीनिंग, कि उसके पीछे मीनिंग क्या है। सो इन स्टडिंग सोशल एक्शन
The sociologist's task was to recover the meaning attributed to the actor. To accomplish this task, sociologists had to put themselves in the actor's place. अब अगर उसके पीछे क्या मीनिंग है उसको आपको चेक करना है, तो अपने आप को आपको उस पोजीशन पे जो है वो इमेजिन करना पड़ेगा। जो कोल्ड ड्रिंक जो जना लेने जा रहा था, खरीद रहा था या बहस कर रहा था, कहता डिस्काउंट दे दो, तो क्यों वो क्या सही क्या गलत कह रहा था, उसके लिए अपने आप को आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आप वही एक्टर हो। So sociology was thus a systematic form of empathetic understanding. Empathetic क्या होता है? empathy आता है, ये sympathy जैसा होता है, वैसे empathy होता है। empathy मतलब फील करना उस चीज को। तो sociology में empathetic understanding बहुत जरूरी हो जाती है। That is understanding based on feeling for but feeling with। तो feeling for नहीं, sympathy नहीं, feeling with कि वो कैसा फील कर रहे होंगे। अब empathetic या empathic understanding which sociologists derive this exercise, वो उनको इनेबल करेंगे कि कोई भी सब्जेक्टिव मीनिंग एंड मोटिवेशन वो फाइंड आउट कर सके किसी भी सोशल एक्टर में से। तो एक इन्होंने ये बात बोली थी। अब इसके आगे जो उन्होंने बोला था वो हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।